एडजी पर आपका फिर से स्वागत है। आपका पर्सनल एआई ट्यूटर। और आज हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी सीबीएसई क्लास 12 के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक्सटेंडेड एपिसोड। लगभग 30 से 60 मिनट्स हमारे साथ कामली रिवाइज करेंगे। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। नोटबुक हो तो पास रखो, लेकिन अगर आप बस सुनकर रिवाइज करना चाहते हो वह भी बिल्कुल ठीक है। जयपुर की एक स्टूडेंट अनन्या को पहले पार्टनरशिप और फर्म डिसोल्यूशन एक ही लगते थे। इस एपिसोड के बाद उसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर हुआ। हम कॉन्सेप्ट्स, लीगल मोड्स, सेटलमेंट ऑर्डर, रियलाइजेशन अकाउंट, जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। बिल्कुल। और सुनते समय सिर्फ पैसिव मत रहना। जहां मैं कहूंगी एक सेकंड रुक कर सोचो और अपना आंसर मन में बोलो। इससे चैप्टर केवल याद नहीं होगा, बल्कि एंट्रीज की लॉजिक भी समझ आएगी। अगर कहीं कोई डाउट आए, उसे तुरंत लिख लेना। बाद में हम उसी डाउट को कॉन्सेप्ट से जोड़कर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पकड़ते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब है पार्टनरशिप रिलेशनशिप या फर्म बिजनेस का समाप्त होना। लेकिन यही डिस्टिंक्शन इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने पर फर्म कंटिन्यू कर सकती है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में फर्म का बिजनेस बंद होता है और अफेयर्स वाइंड अप किए जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह पहला एंकर है। तो मेरा क्विक क्वेश्चन, अगर एक पार्टनर रिटायर करता है और बाकी पार्टनर्स उसी नाम से बिजनेस चलाते रहते हैं, क्या फर्म डिसॉल्व हो गई? एक सेकेंड पॉज करके सोचो। यहाँ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप रिलेशनशिप चेंज हुई है, लेकिन फर्म कंटिन्यू कर रही है। इसलिए ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं। इस चैप्टर को 4 ब्लॉक्स में देखो। पहला, पार्टनरशिप और फर्म डिसोल्यूशन का मीनिंग तथा डिफरेंस। दूसरा, फर्म डिसॉल्व होने के मोड्स। तीसरा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स यानी लॉसेस और एसेट्स किस ऑर्डर में सेटल होंगे। चौथा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है। यह मैप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय डायरेक्शन देगा। और एक यूजफुल माइंडसेट रखो। डिसॉल्यूशन को सिर्फ क्लोजिंग एंट्री मत समझो। ये एक सीक्वेंस है। बिजनेस बंद, एसेट्स रियलाइज, लायबिलिटीज सेटल, पार्टनर्स के क्लेम्स सेटल और अंत में बुक्स क्लोज। अगर सीक्वेंस समझ गया तो अलग अलग जर्नल एंट्रीज डिस्कनेक्टेड नहीं लगेंगी। अब सेक्शन 39 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कोर पॉइंट। जब फर्म के सभी पार्टनर्स के बीच पार्टनरशिप रिलेशनशिप टूटती है, उसे डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहा जाता है। इसका मतलब फर्म का एग्जिस्टेंस समाप्त होता है। डिसोल्यूशन के बाद कोई नया बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं होता। केवल क्लोजिंग एक्टिविटीज जैसे एसेट्स बेचना, लायबिलिटीज चुकाना और पार्टनर्स के क्लेम्स डिस्चार्ज करना चलती हैं। लेकिन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में रिलेशनशिप कुछ पार्टनर्स के बीच बदल सकती है। एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के बाद एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। फिर भी पार्टनर्स डिसाइड करे तो फर्म सेम नेम से कंटिन्यू कर सकती है। इसलिए स्टेटमेंट याद रखो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरीली ब्रिंग्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरीली ब्रिंग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिफरेंस को 5 बेसिस पर लिख सकते हो। पहला, बिजनेस टर्मिनेशन। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता। फर्म डिसोल्यूशन में बिजनेस क्लोज होता है। दूसरा, असेट्स और लाइबिलिटीज। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में रिवैल्यूएशन और न्यू बैलेंस शीट हो सकती है। फर्म डिसोल्यूशन में असेट सेल और लाइबिलिटीज पे ऑफ होती हैं। तीसरा बेसिस है कोर्ट इंटरवेंशन। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन सामान्यतः म्यूचुअल अरेंजमेंट से हो सकती है, जबकि फर्म कोर्ट ऑर्डर से भी डिसॉल्व हो सकती है। चौथा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। पार्टनरशिप में रिलेशनशिप चेंज्ड फर्म में कंटिन्यू कर सकती है। फर्म डिसोल्यूशन में पार्टनर्स के बीच इकोनॉमिक रिलेशनशिप सेटलमेंट के रूप में बदलती है। पांचवा, बुक्स। फर्म डिसोल्यूशन में बुक्स क्लोज होती हैं। एक एग्जाम आंसर फ्रेम सुनो। Dissolution of partnership means change in existing relationship among partners while the firm may continue its business. Dissolution of firm means dissolution between all partners, closure of business, realization of assets, payment of liabilities and closure of books. यही comparison definition business, settlement, कोर्ट और बुक्स के पॉइंट्स के साथ लिखना है। अब ट्रू और फॉल्स चेक। क्या पार्टनर की रिटायरमेंट से फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व होती है? नहीं।
रिटायरमेंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का कारण हो सकता है, लेकिन फर्म कंटिन्यू कर सकती है। क्या डेथ ऑफ अ पार्टनर हमेशा फर्म डिसॉल्व करती है? चैप्टर में यह फर्म डिसोल्यूशन के कंटिंजेंसी के रूप में दिया गया है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। वर्डिंग ध्यान से पढ़ना। एक और चेक, क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कोर्ट इंटरवेंशन के बिना हो ही नहीं सकती? फॉल्स। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप चेंज होने के लिए कोर्ट इंटरवेंशन आवश्यक नहीं बताया गया। इसी तरह ऑल पार्टनर्स की कॉन्सेंट से फर्म डिसॉल्व हो सकती है, इसलिए हर स्टेटमेंट में पार्टनरशिप और फर्म शब्द अलग अलग आइडेंटिफाई करो। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। तुम्हारा मिनी रिकैप क्या है? 3 लाइंस में बोलो। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में क्या कंटिन्यू कर सकता है, फर्म डिसोल्यूशन में क्या क्लोज होता है, और कौन सा डिसोल्यूशन दूसरे को नेसेसरली इन्वॉल्व करता है। अगर आंसर में फर्म बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है और फर्म डिसोल्यूशन में पार्टनरशिप भी डिसॉल्व होती है, तो फाउंडेशन स्ट्रांग है। अब फर्म डिसोल्यूशन के मोड्स पर आते हैं। चैप्टर 5 ब्रॉड मोड्स बताता है: डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज, डिसोल्यूशन बाय नोटिस और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। पहले दो को अलग रखो। अग्रीमेंट पार्टनर्स की कंसेंट या कॉन्ट्रैक्ट से होता है, जबकि कंपल्सरी डिसोल्यूशन सर्टन लीगल कंडीशंस के कारण ऑटोमेटिकली या नेसेसरीली अराइज होती है। डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। सभी पार्टनर्स कॉन्सेंट दें या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में डिसोल्यूशन का प्रोविजन हो और उसी के अनुसार फर्म डिसॉल्व हो। यहाँ की फ्रेज है कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स या इन अकॉर्डेंस विद अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। किसी एक पार्टनर की कैजुअल इच्छा अलोन एग्रीमेंट डिसोल्यूशन ही बनाती। कंपल्सरी डिसोल्यूशन के पहले ग्राउंड में ऑल पार्टनर्स या ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जिससे वे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं। दूसरा, फर्म का बिजनेस इलीगल हो जाए। तीसरा, कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिससे पार्टनर्स का बिजनेस पार्टनरशिप में कैरी ऑन करना अनलॉफुल हो जाए। सोर्स में एलियन एनिमी का एग्जाम्पल दिया गया है। अगर वॉर डिक्लेरेशन के कारण किसी पार्टनर की स्थिति ऐसी हो जाए कि पार्टनरशिप बिजनेस कैरी करना अनलॉफुल बन जाए, तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन का इशू आता है। यहाँ एग्जाम्पल का पर्पस ये दिखाना है कि लीगैलिटी ऑफ बिजनेस और पार्टनर्स की लीगल कैपेसिटी डिसोल्यूशन को अफेक्ट कर सकती है। सर्टेन कंटिंजेंसीज वाला मोड कॉन्ट्रैक्ट के अधीन है। फिक्स टर्म के लिए बनी फर्म टर्म एक्सपायर होने पर डिसॉल्व हो सकती है। वन और मोर वेंचर्स के लिए बनी फर्म वेंचर कंप्लीट होने पर डिसॉल्व हो सकती है। पार्टनर की डेथ या एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट भी इस कैटेगरी में आती है, सब्जेक्ट टू द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉमन कंफ्यूजन यहाँ होता है, रिटायरमेंट को कंटिजेंसी वाली फर्म डिसोल्यूशन लिस्ट में मत डाल देना। चैप्टर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के रीजंस में रिटायरमेंट देता है, जबकि फर्म डिसोल्यूशन कंटिजेंसीज में डेथ और एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट देता है। क्वेश्चन की एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ो। वह डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पूछ रहा है या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? अब डिसोल्यूशन बाय नोटिस। पार्टनरशिप एट विल में कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को रिटन नोटिस देकर अपनी इंटेंशन ऑफ सीकिंग डिसोल्यूशन कम्युनिकेट कर सकता है। एग्जाम में पार्टनरशिप एट विल और रिटन नोटिस दोनों कीवर्ड्स लिखना जरूरी है। केवल ये लिखना कि एक पार्टनर फर्म बंद कर सकता है इनकम्प्लीट आंसर होगा। अब कोर्ट डिसोल्यूशन। कोर्ट पार्टनर के सूट पर फर्म डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। ग्राउंड्स में पार्टनर का इंसेन होना, परमानेंटली इनकेपेबल होना, बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट करने वाला मिसकंडक्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट का परसिस्टेंट ब्रीच और इंटरेस्ट का पूरा ट्रांसफर टू अ थर्ड पार्टी शामिल है। बाकी ग्राउंड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर बिजनेस केवल लॉस पर कैरी ऑन हो सकता है, कोर्ट डिसोल्यूशन ऑर्डर कर सकती है, और अगर किसी ग्राउंड पर कोर्ट को डिसोल्यूशन जस्ट एंड इक्विटेबल लगे, तब भी ऑर्डर संभव है। आंसर में ग्राउंड्स को स्कैटर्ड तरीके से नहीं, नंबर्ड पॉइंट्स में लिखना बेहतर रहेगा। क्विक रिकॉल। कोर्ट कब इंटरवीन कर सकती है? मैं 3 क्लूज देती हूँ, बाकी तुम कंप्लीट करो। पार्टनर इंसेन, पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल और बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस। अब मिसकंडक्ट, परसिस्टेंट ब्रीच, होल इंटरेस्ट ट्रांसफर और जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड भी जोड़ो। यही एक्टिव रिकॉल लिस्ट एग्जाम में बहुत काम आएगी। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट
और कंपलसरी डिसोल्यूशन को मिक्स मत करना। कंपलसरी डिसोल्यूशन में इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल और ऑल एक्सेप्ट वन इलीगल बिजनेस या अनलॉफुल इवेंट जैसे कंडीशंस हैं। कोर्ट डिसोल्यूशन में कोर्ट ऑर्डर और स्पेसिफाइड ग्राउंड्स हैं। ये क्लासिफिकेशन शॉर्ट आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चन दोनों में पूछा जा सकता है। एक सेकंड रुककर बताओ, पार्टनर का सिर्फ रिटायर करना कंपलसरी डिसोल्यूशन है? नहीं, पार्टनर का इनसेन होना कोर्ट डिसोल्यूशन का ग्राउंड हो सकता है। फर्म का बिजनेस इलीगल हो जाना कंपलसरी डिसोल्यूशन का ग्राउंड है। और पार्टनरशिप एट विल में रिटन नोटिस डिसोल्यूशन बाय नोटिस का रूट है। तीनों को अलग लेबल्स दो। इस पॉइंट पर एडजी का एक नेचुरल स्टडी यूज है। अगर तुम्हें डाउट हो कि कोई फैक्ट एग्रीमेंट, कंपलसरी, कंटिंजेंसी, नोटिस या कोर्ट में कहाँ आएगा, एडजी के एआई ट्यूटर से एग्जैक्ट डाउट पूछो और आंसर को कैटेगरी में प्लेस करने की कोशिश करो। पहले अपना रीजनिंग दो, फिर एक्सप्लेनेशन से वेरीफाई करो। अब हम लीगल मोड से अकाउंटिंग फ्लो में एंटर कर रहे हैं। फर्म डिसॉल्व होते ही बिजनेस सीज करता है और अकाउंट सेटल करने होते हैं। इसके लिए एसेट्स डिस्पोज किए जाते हैं ताकि क्लेम्स सेटिस्फाई हों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियलाइज्ड अमाउंट को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, सेक्शन 48 का ऑर्डर फॉलो करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस का ऑर्डर पहले समझो। लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पहले प्रॉफिट से पे होती हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल से, और लास्टली यदि नेसेसरी हो पार्टनर्स इंडिविजुअली अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस ऑर्डर को 3 स्टेप लैडर की तरह याद करो: प्रॉफिट्स, कैपिटल, पार्टनर्स इंडिविजुअली। अब एसेट्स एप्लीकेशन का ऑर्डर: पहला, थर्ड पार्टी डेट्स; दूसरा, पार्टनर्स को एडवांसेस या पार्टनर्स लोन प्रोपोर्शनेटली; तीसरा, पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंसेस; चौथा, बचा हुआ रेसिड्यू पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा। एग्जाम में ऑर्डर उलट जाना सबसे कॉमन एरर है, इसलिए इसे बोलकर रिवाइज करो। आउटसाइड लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं क्रेडिटर्स, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल्स पेबल। सोर्स ये भी कहता है कि सिक्योर्ड लोन्स को अनसिक्योर्ड लोन्स पर प्रेसिडेंस मिलती है। उसके बाद पार्टनर्स लोन आता है, क्योंकि पार्टनर का एडवांस कैपिटल से अलग क्लेम है। फिर कैपिटल अकाउंट्स और अंत में रेसिड्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ मैं एक चैलेंज देती हूँ। अगर फर्म के पास लिमिटेड कैश है और क्रेडिटर तथा पार्टनर्स लोन दोनों पेंडिंग हैं, पहले किसे पे करेंगे? थर्ड पार्टी क्रेडिटर को। पार्टनर्स लोन को कैपिटल से पहले पे करना है, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटीज के बाद। ये डिस्टिंक्शन न्यूमेरिकल सेटलमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट डेट्स और फर्म डेट्स अलग पूल की तरह सोचो। फर्म प्रॉपर्टी पहले फर्म डेट्स के लिए अप्लाई होगी। सरप्लस हो तो पार्टनर्स के क्लेम्स के अनुसार जाएगा और फिर प्राइवेट लाइबिलिटीज में उपयोग हो सकता है। पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी पहले उसके प्राइवेट डेट्स के लिए अप्लाई होगी। सरप्लस होने पर फर्म डेट्स में लग सकती है अगर फर्म एसेट्स इनसफिशिएंट हो। एक सेफ्टी पॉइंट: पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसकी वाइफ और चिल्ड्रन की पर्सनल प्रॉपर्टीज इंक्लूड नहीं होती। और अगर फर्म लायबिलिटीज फर्म एसेट्स से ज्यादा हो तो पार्टनर्स अपने नेट प्राइवेट एसेट्स यानी प्राइवेट एसेट्स माइनस प्राइवेट लायबिलिटीज से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ नेट शब्द मिस मत करना। अब पार्टनर की इनेबिलिटी टू कंट्रीब्यूट। अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फाइनली डेबिट बैलेंस शो करता है और वह डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, उसे इंसॉल्वेंट कहा जाता है। जो सम रिकवर नहीं हो पाता वह फर्म के लिए कैपिटल लॉस है। इस सिचुएशन का स्पेशल प्रिंसिपल गार्नर वर्सेस मरे केस से जुड़ा है। गार्नर वर्सेस मरे प्रिंसिपल का एग्जाम लाइन यह है: एग्रीमेंट के कॉन्ट्रेरी कुछ न हो तो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल लॉस को डिसोल्यूशन की डेट पर उनके कैपिटल्स के रेशियो में बेयर करेंगे। ध्यान रहे, सोर्स कहता है कि इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड डिटेल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस स्टेज पर नहीं लिया जा रहा, इसलिए प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो, अनसपोर्टेड एंट्रीज इन्वेंट मत करो। अब तक सेटलमेंट का स्केलेटन बन चुका है। लॉसेस का ऑर्डर अलग है और एसेट्स एप्लीकेशन का ऑर्डर अलग। लॉसेस, प्रॉफिट्स, कैपिटल, इंडिविजुअल पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एसेट्स, थर्ड पार्टी डेट्स, पार्टनर्स एडवांसेस, कैपिटल, रेजिड्यू इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दोनों लिस्ट को एक साथ मिक्स करना कॉमन मिस्टेक है।
अब चैप्टर के अकाउंटिंग हार्ट पर आते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म डिसॉल्व होने पर एसेट्स रियलाइज करने और लायबिलिटीज डिस्चार्ज करने से प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। रियलाइजेशन अकाउंट इन ट्रांजैक्शंस का नेट इफेक्ट एसरटेन करता है। इसका बैलेंस प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन कहलाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होता है। कौन से एसेट्स ट्रांसफर होंगे? कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर सभी एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी इस अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं। रियलाइजेशन अकाउंट सेल ऑफ एसेट्स, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करता है। यही इसकी वर्किंग आइडेंटिटी है। इंपॉर्टेंट डेबिट क्रेडिट लॉजिक सुनो। एसेट्स ट्रांसफर होते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और इंडिविजुअल एसेट अकाउंट्स क्रेडिट। एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं तो लायबिलिटी अकाउंट्स डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। एसेट सेल पर बैंक डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटी पेमेंट पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। सन्ड्री डेटर्स ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफर होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटीज की तरह रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर होता है। यही बात फिक्स्ड एसेट के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होने पर अप्लाई होती है। इसलिए नेट बुक वैल्यू देखकर डायरेक्ट ट्रांसफर मत कर देना। ग्रॉस एसेट और प्रोविजन का ट्रीटमेंट अलग समझो। अब लिसनर चेक, क्या कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे? नहीं, वे ऑलरेडी लिक्विड एसेट्स हैं और अकाउंट सेटलमेंट में डायरेक्टली रिमेन करते हैं। क्या फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर होंगे? नहीं, बाकी एसेट्स इंक्लूडिंग इंटैंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स और डेटर्स ट्रांसफर किए जाते हैं। एसेट सेल की एंट्री को वर्ड्स में समझो। फर्म को कैश या बैंक अमाउंट रिसीव होता है, इसलिए बैंक डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट को एसेट रियलाइजेशन का क्रेडिट मिलता है। अगर एसेट पार्टनर टेक ओवर करता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि पार्टनर फर्म से एसेट ले रहा है। लायबिलिटी पार्टनर एज्यूम करे तो उल्टा लॉजिक मत लगाना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी अब पार्टनर डिस्चार्ज करेगा। लेकिन क्रेडिटर एसेट को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में एक्सेप्ट कर ले तो सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं होती। अगर पार्ट पेमेंट हो तो केवल कैश पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड होती है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पर 3 सिचुएशंस याद रखो। फर्म एक्सपेंसेस पे करे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। पार्टनर फर्म की ओर से पे करे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अगर पार्टनर एक्सपेंसेस बेयर करने को अग्री करे और फर्म पेमेंट करे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। अगर पार्टनर खुद एक्सपेंसेस बेयर करता है तो एक्चुअल पेमेंट के लिए फर्म बुक्स में एंट्री नहीं होती। लेकिन अग्रीड रेम्यूनरेशन हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। रेम्यूनरेशन और एक्चुअल एक्सपेंस को अलग फैक्ट्स की तरह पढ़ो। क्वेश्चन में कौन पे कर रहा है और किसे अमाउंट अलाउड है, यही की है। अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज हो तो बैंक डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटल हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर टेक ओवर करे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्रीज सोर्स के एग्जांपल्स में बार बार आती हैं, इसलिए डायरेक्शन केयरफुली याद रखो। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या जनरल रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में मत डालना। जनरल रिजर्व डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिक्टिशियस एसेट्स का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट होकर फिक्टिशियस एसेट अकाउंट को क्रेडिट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। पार्टनर्स लोन भी इंपॉर्टेंट है। पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। अगर लोन फर्म को पेएबल है, सेटलमेंट पर पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट होगा। अगर लोन एसेट साइड पर पार्टनर को दिया हुआ है, रिकवरी या सेटलमेंट फैक्ट्स के अनुसार ट्रीटमेंट होगा, लेकिन इसे पार्टनर्स कैपिटल से ऑटोमेटिकली मर्ज मत करो। अब रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस। क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट को रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट बैलेंस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। बस याद रखो, प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाता है, लॉस घटाता है। इलस्ट्रेशन की कैलकुलेशन लॉजिक भी समझते हैं। मान लो एसेट्स की बुक वैल्यूज रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आई, एक्चुअल सेल प्रोसीड्स क्रेडिट साइड पर आएंगे, लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड क्रेडिट और पेड लायबिलिटीज डेबिट साइड पर होंगी, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। दोनों साइड्स का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस होगा, जिसे रेशियो में कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। एक कॉमन न्यूमेरिकल ट्रैप है पार्टनर द्वारा एसेट टेक ओवर। एसेट बुक वैल्यू से अलग अग्रीड वैल्यू पर लिया जा सकता है। एंट्री अग्रीड वैल्यू से होगी और डिफरेंस रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस को अफेक्ट करेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एसेट पार्टनर ने लिया है। इसे सेल टू बैंक समझने की गलती मत करना। क्रेडिटर सेटलमेंट के 3 पैटर्न्स देखो। क्रेडिटर एसेट को फुल सेटलमेंट में एक्सेप्ट करे तो नो एंट्री। क्रेडिटर एसेट को पार्ट पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करे और बाकी कैश मिले तो कैश पेमेंट की एंट्री होगी। अगर एसेट की वैल्यू क्रेडिटर के ड्यू अमाउंट से अधिक हो और क्रेडिटर फर्म को एक्सेस कैश दे तो बैंक डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब एक मिनी क्विज। अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर ने लिया, कौन डेबिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे की गई, कौन डेबिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर ने एसेट फुल सेटलमेंट में लिया, एंट्री? कोई एंट्री नहीं। अपने मन में 3 आंसर्स बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट्स की फाइनल सेटलमेंट में अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, फर्म उसे बैंक से पे करती है। एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू बैंक। अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस हो, पार्टनर नेसेसरी कैश फर्म में लाता है, बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंत में अवेलेबल बैंक और अमाउंट्स पेबल का टोटल रिकनसाइल होना चाहिए। यही फाइनल रिकंसिलिएशन न्यूमेरिकल आंसर को चेक करने का स्ट्रॉन्ग तरीका है। सभी एसेट्स रियलाइज या टेक ओवर हुए, आउटसाइड लायबिलिटीज सेटल हुई, पार्टनर लोन सेटल हुए, रिजर्व्स और रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर हुआ, फिर कैपिटल अकाउंट्स क्लोज हुए। अगर बैंक बैलेंस और फाइनल पेमेंट मैच नहीं कर रहे, कोई एंट्री छूटी है। अब अर्जी के साथ एक्टिव रिकॉल का छोटा यूज कर सकते हो। बिना नोट्स देखे रियलाइजेशन अकाउंट की 4 बेसिक एंट्रीज खुद बोलो। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज, सेल ऑफ एसेट्स और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। फिर अपने आंसर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन से चेक करो। इस तरह ऐप रिवीजन को रिप्लेस नहीं बल्कि रीजनिंग प्रैक्टिस को सपोर्ट करता है। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ, लेकिन पहले एक स्ट्रक्चर्ड रिकैप। मीनिंग लेवल पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और फर्म अलग है। लीगल लेवल पर फर्म अग्रीमेंट, कंपल्सरी कंडीशंस, कंटिंजेंसीज, नोटिस या कोर्ट से डिसॉल्व हो सकती है। सेटलमेंट लेवल पर प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर है। अकाउंटिंग लेवल पर रियलाइजेशन अकाउंट नेट प्रॉफिट और लॉस निकालता है। एग्जाम में डिस्टिंक्शन क्वेश्चन आए तो 5 हेडिंग्स लिखना हेल्पफुल है। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कोर्ट इंटरवेंशन, इकोनॉमिक रिलेशनशिप और क्लोजर ऑफ बुक्स। हर हेडिंग के नीचे एक प्रिसाइज कॉन्ट्रास्ट दो। लंबा पैराग्राफ लिखने से बेहतर है क्लियर बेसिस और डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये लाइन प्रिसाइसली लिखना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली इन्वॉल्व्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मोड्स के लिए मेमोरी रूट बनाओ। एग्रीमेंट, कंपल्सरी, कंटिंजेंसीज, नोटिस, कोर्ट। एग्रीमेंट में ऑल पार्टनर्स कंसेंट या कॉन्ट्रैक्ट। कंपल्सरी में इंसॉल्वेंसी, इलीगैलिटी या अनलॉफुल इवेंट। कंटिंजेंसीज में फिक्स्ड टर्म, वेंचर कंप्लीशन, डेथ और इंसॉल्वेंसी एडजुडिकेशन। नोटिस में पार्टनरशिप एट विल और रिटन नोटिस। कोर्ट में 7 ग्राउंड्स। सेटलमेंट आंसर में लॉसेस का ऑर्डर और एसेट्स का ऑर्डर अलग हेडिंग्स में लिखो। लॉसेस पहले प्रॉफिट्स, फिर कैपिटल, फिर पार्टनर्स इंडिविजुअली इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एसेट्स पहले थर्ड पार्टी डेट्स, फिर पार्टनर्स एडवांसेस, फिर कैपिटल और रेजिड्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिक्योर्ड लोन्स को अनसिक्योर्ड लोन्स पर प्रेसिडेंस मिलने की बात भी रिलेवेंट हो सकती है। अब टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जैसा क्विक राउंड। स्टेटमेंट, ऑल पार्टनर्स की कंसेंट से फर्म डिसॉल्व हो सकती है। ट्रू। पार्टनर रिटायरमेंट से फर्म कंपल्सोरीली डिसॉल्व होती है। फॉल्स।
कोर्ट इनसेन पार्टनर के ग्राउंड पर फर्म डिसॉल्व कर सकती है। ट्रू, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए कोर्ट इंटरवेंशन हमेशा जरूरी है। फॉल्स, रीजन के साथ आंसर लिखना मत भूलना। अकाउंटिंग कीवर्ड्स की फाइनल लिस्ट: रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स लोन, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, accumulated profits, fictitious assets, कैपिटल अकाउंट्स और फाइनल सेटलमेंट। इन टर्म्स को देखकर तुम्हें एंट्री का नेचर आइडेंटिफाई करना है, केवल डेबिट क्रेडिट मैकेनिकली याद नहीं करना। कॉमन मिस्टेक्स फिर से सुनो। कैश और बैंक को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना, पार्टनर्स लोन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना, एसेट पार्टनर टेक ओवर करे तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट कर देना, लायबिलिटी पार्टनर अज्यूम करे तो कैपिटल डेबिट कर देना, जनरल रिजर्व को रियलाइजेशन में डालना और प्रॉफिट और लॉस रेशियो में ट्रांसफर करना भूल जाना। एक आंसर राइटिंग मेथड अपनाओ। पहले फैक्ट आइडेंटिफाई करो, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रिजर्व या पार्टनर क्लेम। फिर पूछो ट्रांजैक्शन फर्म के लिए इनफ्लो है या आउटफ्लो। फिर डिसाइड करो रियलाइजेशन बैंक या कैपिटल में कौन अफेक्ट होगा। अंत में नरेशन और रेशियो चेक करो। ये मेथड अनफेमिलियर न्यूमेरिकल में भी कंट्रोल देता है। फाइनल चैलेंज शुरू करने से पहले आंखें बंद करके बोलो, फर्म डिसोल्यूशन में बिजनेस का क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनता है, प्रॉफिट या लॉस किस रेशो में जाता है। अगर तुमने क्लोजर, सेटलमेंट, नेट इफेक्ट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहा तो चैप्टर की बैकबोन याद है। अब हमारा फाइनल चैलेंज। नोटबुक में बिना देखे एक पेज पर 5 मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन लिखो, दूसरे पेज पर सेटलमेंट ऑर्डर लिखो और तीसरे पर रियलाइजेशन अकाउंट की बेसिक एंट्रीज लिखो। फिर किसी टेस्ट स्टेटमेंट को रीजन के साथ सॉल्व करो। अगर किसी एंट्री पर डाउट रहे उसे एडजी के एआई ट्यूटर से स्टेप बाय स्टेप पूछकर अपनी रीजनिंग वेरीफाई करना। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट रिकैप यह है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बराबर हमेशा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं होता। फर्म डिसॉल्व होने पर बिजनेस बंद होता है, एसेट्स रियलाइज होते हैं, लायबिलिटी सेटल होती है और बुक्स क्लोज होती हैं। कॉमन मिस्टेक है पार्टनर्स लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना। ऐसा नहीं करना। अब अपना छोटा रिटन चैलेंज पूरा करो और आंसर बोलकर भी रिवाइज करो। गौरव की तरफ से बस इतना याद रखो, कॉन्सेप्ट्स को सीक्वेंस में रखोगे तो डिसोल्यूशन चैप्टर मैनेजेबल लगेगा। मीनिंग से शुरू करो, मोड पहचानो, सेटलमेंट ऑर्डर लगाओ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, फिर कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करो। आज की रिवीजन को यहीं स्टॉप मत लेना, अपने लिखे हुए आंसर्स को एक बार जरूर चेक करना। और मेरी तरफ से वार्म गुड बाय। तुमने आज डेफिनेशंस, डिस्टिंक्शंस, लीगल ग्राउंड्स, सेटलमेंट रूल्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कामली रिवाइज किया। अगर कोई डाउट अभी भी बचा है उसे लिखकर अगली प्रैक्टिस में टैकल करो। सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ो, खुद से सवाल पूछो और याद रखो कि अंडरस्टैंडिंग हमेशा रोट मेमोराइजेशन से ज्यादा स्ट्रांग होती है।